राधे राधे। तो आज हम देखेंगे कि आयरलैंड का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यूके के पार्ट में हैं तो जो आयरलैंड है, अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड जा रहे हैं तो वो यूके का पार्ट है, तो आप यूके का वीज़ा लगेगा उसके लिए। लेकिन आप आयरलैंड जा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड डबलिन, तो उसके लिए आपको आयरिश वीज़ा लेना पड़ेगा। BIVS उसका नाम है, ब्रिटिश आयरिश वीज़ा स्कीम। तो यहाँ पे आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं आयरलैंड वीज़ा फ्रॉम यूके। मैं एक्चुअली यूके से जा रही थी तो मैंने ये वाला वेबसाइट खोला था। अगर आप इंडिया से लगा रहे हैं अपना वीज़ा तो आप टाइप करें आयरिश वीज़ा फ्रॉम इंडिया, तो उसका अलग प्रोसेस है, लेकिन दोनों का जो फॉर्म फिलिंग का सिस्टम है वो दोनों का सेम है। तो आप यहाँ पे अभी फॉर्म फिलिंग देख लीजिए। मैं इंडिया से अप्लाई करने के लिए जो लिंक होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कौन कौन लोगों को यहाँ पे वीज़ा ले जाने का ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो सारी कंट्रीज़ की डिटेल्स आ जाएंगी कि किनको किनको क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे एक्चुअली हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का एक चेकलिस्ट मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं और इसको आप अपॉइंटमेंट के डे के ज़रूर कैरी करें। इसकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से डिटेल्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, तो वो मैं डिटेल में आपको बता दूंगी नेक्स्ट में। अभी हम देखेंगे कि हम जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यूके से, लंदन से, तो ये 4 आपकी लोकेशन है। यहाँ पे ये 4 ऑफिसेज है आयरिश वाले वीज़ा यहाँ पे बन सकते हैं, और डायरेक्टली आप जो है वो डायरेक्टली आप वीज़ा ऑफिस जा सकते हैं। आयरिश की जो वीज़ा ऑफिस है वहाँ पे आप जा सकते हैं, वॉक इन कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे आपका 8:30 से 11 या 11 आई गेस 2 बजे तक आपकी जो वीज़ा है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसे फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दिया। AVATS ये जो वाली जो सेक्शन है वहाँ से जाके हम आगे जाएंगे, तो यहाँ से हमें अपना वीज़ा का आगे का प्रोसेस मिल जाएगा और हम यहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फर्स्टली जब हम यहाँ पे आगे जाएंगे तो सारा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। रीज़न ऑफ ट्रैवल आप क्या दे रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा दे रही है, आप किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हैं, तो वो सारा डिटेल्स आप PDF में पढ़ सकते हैं वहाँ पे जो डिटेल्स है वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया और मैंने वीज़ा एप्लीकेशन का लोकेशन देखना है मुझे, पासपोर्ट की मैं कौन से के लिए अप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं टूरिस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 90 डेज़ का शॉर्ट ट्रैवल वीज़ा मिलेगा, टूरिस्ट वीज़ा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दिया है आयरिश वाले वेबसाइट पे। तो फर्स्टली मैं अपने कंट्री ऑफ नेशनलिटी डालूंगी, जो भी मेरा कंट्री ऑफ नेशनलिटी, या तो मैं इंडिया से हूँ या तो जहाँ से भी हूँ, तो मेरा इंडिया था तो मैंने इंडिया डाला। फिर यहाँ से ही आपके कितनी नंबर ऑफ ट्रैवल्स डाल रहे, तो ये जो डिसीजन लेते हैं जो ऑफिसर्स में बैठते हैं, जो वीज़ा आपको परमिट करते हैं, वो ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली अब मैं प्रेफर करूँगी आपको आप मल्टीपल डालें, बाकी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंगल देना चाहते हैं या मल्टीपल देना चाहते हैं। और मेरा शॉर्ट स्टे था, मैंने टूरिस्ट वीज़ा लगाया था, तो मिनिमम 90 डेज़, मैक्सिमम 90 डेज़ का होता है। उसे मिनिमम वो जितना दिन का आप अगर अपना आइटनरी प्लान करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको देगा। तो आपको पासपोर्ट टाइप जो है वो नॉर्मल पासपोर्ट है, तो आपका तो वो अपना ऑर्डिनरी आपका जो पासपोर्ट है वो आप डाल सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको पासपोर्ट का जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर है, आपका पासपोर्ट का नंबर, वो डालना है। फिर यहाँ पे आप अगर जा रहे हैं अपने आइलैंड को प्लान करें, डबलिन का प्लान करें, तो आप कितने दिन का स्टे करना चाहते हैं वहाँ पे, जो भी आप जितना दिन आप स्टे करना चाहते हैं वहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट कर ले। अगर आप अगस्त में जा रहे हैं, सितंबर में जा रहे हैं, हमेशा एक चीज़ याद रखें, हमेशा 20 से 25 दिन का टारगेट रखें। कभी कभी डिसीजन आने में लेट भी हो जाता है, तो हमेशा आप अपने हाथ में 25 दिन या मैक्सिमम 30 दिन का हाथ में हमेशा रखें टाइम। कभी कभी जब ज़्यादा लोड पड़ता है, डिसीजन आने में देरी होती है, तो आपकी बुकिंग्स जो है वो कुछ प्रॉपरली मतलब ख़राब ना हो जाए और आपका एक्स्ट्रा चार्जेस ना लग जाए, इसके लिए हमेशा टाइम रखना चाहिए। तो हमें 90 डेज़ का मैंने टाइम था, तो मैंने मान लीजिए मैंने अक्टूबर में डाला, अभी सितंबर चल रहा है तो मैंने अक्टूबर डाला और 90 डेज़ के अंदर ही करना है। तो मैंने जनवरी, मान लीजिए मैंने जनवरी के 1 को ही मैंने अपना ये प्लान कर लिया, जो 90 डेज़ से कम होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये टूरिस्ट वीज़ा है। तो मैंने अपना डेट ट्रैवल सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इसी टाइम में वीज़ा चाहिए, और मैं इसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं अपनी बुकिंग्स भी कर लूँगी। फिर यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं, आपका सरनेम, आपका नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, जो भी आपका जितने भी डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं वो सारा आप दे सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ आपका वही रहेगा जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, और जो करंट लोकेशन है, जैसे अगर आप लंदन से भर रहे हैं तो लंदन दे, एडिनबर्ग से भर रहे हैं एडिनबर्ग दे, यूके के आप किसी भी पार्ट से जहाँ से भी भर रहे हैं वो आप दे दें यहाँ पे, और अपना एड्रेस ज़रूर दें,
क्योंकि जब आपका वीज़ा का डिसीजन आ जाएगा, मान लीजिए आपने पोस्टल सर्विसेज लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करके, पोस्टल सर्विसेज के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है वीज़ा ऑफिस में। तो अगर मान लीजिए आपने वो सर्विसेज लिए, तो जब वो पोस्ट करेंगे वहाँ से आपका पासपोर्ट, तो ये एड्रेस अगर आप करेक्ट देंगे तो आपको एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और करेक्टली आपके डिसीजन पे करेक्टली आपके एड्रेस पे आपका पासपोर्ट डिलीवर हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे तो जो कैंडिडेट है हमेशा उनके ही हाथ में वो देते हैं पासपोर्ट, कि जिनका ये पासपोर्ट है, और कोई भी आपके पास कुछ आईडी कार्ड या कुछ रहेगा तो वो उससे वो वेरीफाई करेंगे। मान लीजिए वो आपके पास आपका बीआरपी कार्ड है या आपके पास आपके कुछ और ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी है जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन को प्रूफ करता हो वो यूके में, तो वो आपकी वो चीज़ को देखेंगे, आपकी आईडी को, और फिर आपको वो पासपोर्ट आपको हैंड ओवर करेंगे। तो ये ऐसे होता है। फिर हम जब नेक्स्ट ये सारा डिटेल्स हम भर लेंगे, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी हमेशा करेक्ट दे, क्योंकि आपको उसी पे सारे डिटेल्स आएंगे कि आपका डिसीजन अभी क्या है, कहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा। तो हमेशा ये सब चीज़ें एक बार चेक कर लें। फिर जब हम वहाँ पे जाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है कि हम जो इस कंट्री में रह रहे हैं, अगर हम यूके में रह रहे हैं तो हम कितने दिन से रह रहे हैं, तो वो सारी अपनी डिटेल्स आप डाल दीजिए। और अगर आप पहले कभी आपने आयरलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए आप अपनी सारी डिटेल्स भर सकते हैं। और अगर पहले कभी अप्लाई नहीं किया है या फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डिसीजन से, जो भी आपने कभी अगर ट्रैवल नहीं किया या किया है तो उसके अकॉर्डिंग यस नो भर लें। और अगर आपके कोई अदर्स ऑप्शन भी हैं तो वो अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था अपने आयरिश वीज़ा के लिए, तो मैंने हर चीज़ में नो भरा था कि मेरे को कोई रिजेक्शन नहीं मिला, मेरे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, तो मेरा जो भी था मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा अपना डिटेल्स भर दिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ और मुझे यूके में मतलब अच्छी लगी, यहाँ पे वीएफएस जब ऑफिस गई थी मैं, मतलब यहाँ पे जब मैं वीएफएस लंदन के ऑफिस गई थी जहाँ पे आयरिश का वीज़ा मिल रहा था, तो वहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि इंडिया के लिए, फिलीपींस के लिए और 3-4 और कंट्री के लिए ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपकी रेसिडेंस परमिट है, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाते हैं आपके, सिर्फ वीएफएस चार्जेस इंक्लूड करते हैं जो थोड़ा सस्ते में एक्चुअली हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट आपके जो इशू किया है उन लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो वहाँ पे आप डिटेल्स डाल दें, आपका पासपोर्ट का जितना भी वैलिडिटी है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दें। और जनरली मैंने जब अपना वीज़ा, आयरिश वीज़ा मैंने लिया था तो मुझे अप्रॉक्स 100 पाउंड पड़ गया था, 90 to 100 पाउंड पड़ गया था, क्योंकि मैंने पोस्टल सर्विसेज भी ली थी, SMS सर्विसेज भी ली थी, और सिर्फ उन्होंने VFS चार्जेस लिए थे और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे, क्योंकि मेरे इंडियन पासपोर्ट पे उन्होंने बोला कि कुछ कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिविलेज देते हैं। तो यहाँ पे आप अपना डाल दें अपना डिटेल्स कि आप करेंटली कौन सी कंट्री में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना स्टूडेंट का डिटेल्स डाल दें, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी अपनी कंपनी के नाम, अपने कितने ड्यूरेशन से आप इस कंट्री में यूके में रह रहे हैं तो वो सारी अपनी डिटेल्स डाल दें, और कंपनी का एड्रेस जो है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल दें। तो ये फॉर्म फिलिंग जो है वो आपका सब सेम होगा, ये आपका यूके की तरफ से मैं भर रही हूँ, फिर आप अगर इंडिया से भर रहे हैं तो ये सारा फॉर्म फिलिंग का जो सेक्शन है सब सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है तो आप यहाँ पे डाल दें, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो नो डाल दें। और फिर यहाँ पे जो है ये एड्रेस आपके, अगर आयरलैंड में डबलिन में कोई आपके रिश्तेदार रहते हैं तो आप उसका एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से जा रहे हैं तो आपके जो होटल के रिजर्वेशंस आपने बुकिंग जो की है होटल की, तो होटल के एड्रेस को यहाँ पे आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो जब आपको डिसीजन देंगे आयरिश वीज़ा की तो वो सारे डिटेल्स को चेक करेंगे कि आपने होटल की जो बुकिंग की है वो करेक्ट की है कि नहीं। तो होटल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और होटल का ईमेल आईडी, ये जो भी आप डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% श्योर हो जाए कि वो वही कर रहे हैं। और जब भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको डिसीजन नहीं आएगा या ऐसा आएगा तो हमेशा एक
सेकंड ऑप्शन लेके चलेगी। Booking.com में बहुत सारे ऐसे भी होटल्स होते हैं जो आपको 100% कैंसिलेशन का ऑफ़र करते हैं आपको। तो अगर आपको ऐसा अनश्योर है आप थोड़े से अपने डिसीजन को लेके, तो वैसी होटल्स बुक करें Booking.com पे जहाँ पे 100% कैंसिलेशन अप्लाइड होता है। फिर यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस डाल सकते हैं कि आप मैरिड है कि नहीं, आपके साथ अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं, और अगर कोई नहीं ट्रैवल कर रहा है तो वो कहाँ रह रहे हैं और अभी कंट्री में आपके साथ है कि नहीं, अपने पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं या उनके पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो भी आपके डिटेल्स है करेक्टली अपनी लाइफ की वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालें, और हमेशा प्रेफर करें कि हमेशा करेक्ट डिटेल्स डालें, कोई भी छोटी सी भी गलती ना करे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वो डिसीजन आने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं और उनको चीज़ें सब चीज़ सही मिलती है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा जल्दी डिटेल्स फॉरवर्ड कर देते हैं। और जब कंपनी की डिटेल्स डाल रही थी तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमेशा अपने HR से एक रेफरेंस लेटर बनवा लें कि आपने यहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपकी ये पोस्ट है, आप इतने टाइम से काम कर रहे हो। तो वो HR रेफरेंस लेटर हमेशा काम करता है कंपनी का, क्योंकि वो ऑथराइज्ड करता है कि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भर सकते हैं आप, और अपने फैमिली के डिटेल्स भरने के बाद हम फिर जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो भी हमारी सारी डिटेल्स है वो हम भर देंगे। अब यहाँ पे ये आ गया है लास्ट पेज, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जो भी कर रहे हैं वो आप सारी डिटेल्स एक बार देख लें कि हमने जो भी डिटेल्स भरी है वो करेक्ट भरी है कि नहीं, क्योंकि आपका डिसीजन इसी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आएगा, इसी के ऊपर आएगा। तो अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो आप नेक्स्ट दिन जिस दिन भी आप जा रहे हैं तो डायरेक्ट वॉक इन कर सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट लेने का ज़रूरत नहीं। इंडिया से भर रहे हैं तो VFS में जाके वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करना होता है और फिर आपसे अपने टूरिस्ट वीज़ा को जाके सबमिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।